specific evidence about criminal activities by individuals based on Canadian soil has been shared with the Canadian authorities on a regular basis, but not been acted upon. इंडिया कनाडा को ना बातचीत से डायरेक्टली बातचीत से हल करना चाहिए और इसको ज़्यादा ये वीज़ा एक्सपेंड करना, ये फिर अपना जो कड़वापन है, डिस्टेंसेस बढ़ेंगे। तो आगे जैसे पाकिस्तान हुआ करता था वैसे अब कनाडा ने रूप ले लिया है। ये जो निजर एंड कंपनी है, ये 10 मोस्ट वांटेड जो गैंगस्टर हैं यहाँ पे, यहाँ ड्रग पैडलर है, उनमें से एक था। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा और इंडिया ये जल्दी इसका कोई सोल्यूशन, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकाले, क्योंकि जितना ये क्राइसिस बढ़ेगा इफेक्ट कॉमन मैन को होगा, क्योंकि ये एक ऐसा देश है कनाडा जहाँ सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी वहाँ रह रहे हैं। सोचिए, ऐसा शायद ही कभी हुआ हो जब एक लोकतांत्रिक देश ने दूसरे लोकतांत्रिक देश पर आतंकवादियों को शरण देने के सीधे सीधे आरोप लगा दिए। शरण देने के सीधे सीधे आरोप कि आप जो है आतंकवादियों के पनाहगाह हैं। एक लोकतांत्रिक देश ने दूसरे लोकतांत्रिक देश के लिए, शायद ऐसा पहले नहीं हुआ, लेकिन आज ऐसा हुआ है। भारत ने खुलकर कहा है कि कनाडा की छवि आतंकवादियों, चरमपंथियों और संगठित अपराधियों को शरण देने वाले देश की बन रही है। कनाडा को अपनी इस अंतर्राष्ट्रीय छवि की चिंता करनी चाहिए। आतंकवादियों का सबसे बड़ा पनाहगाह, आतंकवादियों का नया अड्डा कनाडा। मतलब एक तरफ से ना, एक तरीके से आज ये मैसेज पूरी दुनिया में साफ साफ गया है। वैसे आज तो जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं ना, यकीन मानिए उससे देखकर आपको लगेगा कि आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान मतलब ऐसे ही बदनाम हो रखे थे। यकीन मानिए, मतलब हंसी मजाक की बात नहीं है। आप ये ट्रूडो और कनाडा का आतंकी चरित्र सुनेंगे, आपको इमरान मासूम लगने लगेगा इनकी तुलना में। जी हाँ, कनाडा और ट्रूडो की सरपरस्ती पर पल रहे आतंकवादियों की आतंक गाथा देखकर आपको इमरान खान का आतंकी चरित्र भी ना थोड़ा फीका लगेगा आज। लेकिन पहले बात भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या हुआ जिसमें क्लियर मैसेज गया कि कनाडा की छवि आतंकवादियों, चरमपंथियों और संगठित अपराधियों को शरण देने वाले देश की बन रही है। यानी भारत ने साफ कर दिया कि वो कनाडा को एक ऐसे देश के तौर पर देखता है जहां आम लोग सुरक्षित रहें या नहीं, लेकिन अलगाववादी सुरक्षित, आतंकवादी सुरक्षित, चरमपंथी सुरक्षित, अपराधी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। भारत के विदेश मंत्रालय का यह बयान ऐसे समय में आया है जब आज कनाडा में एक और खालिस्तानी समर्थक, एक और खालिस्तानी गैंगस्टर सुखदूल सिंह गिल सुखा मारा गया। बहुत गुड न्यूज है भाई। ये सारे जितने खालिस्तानी समर्थक है ना, जितने आतंकवादी हैं, सब मरे भाई। गुड न्यूज है। भारत ने नहीं मारा। देखिए, फिर से क्लियर कर रहे हैं, भारत ने नहीं मारा। अब इत्तेफाक यह है कि देखिए, कल लिस्ट आई थी। कल NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 43 ऐसे भारत के दुश्मनों, आतंकवादियों, गैंगस्टर की लिस्ट जारी की थी। कल लिस्ट आई जिनके तार कनाडा से जुड़े हुए हैं और जिनमें से कई कनाडा में ही बसे हुए हैं। कल लिस्ट आई थी और सुक्खा का नाम था उस लिस्ट में। ये देखिए लिस्ट आपके सामने, इस लिस्ट में सुक्खा का नाम था। और पता नहीं संयोग है, इत्तेफाक है, आज वो मर गया। आज ही उसके कनाडा के विनपिंग शहर में मारे जाने की खबर आ गई। कल लिस्ट, आज मर गया। संयोग है, इत्तेफाक है। सारे भारत के दुश्मन जहां जहां हर जगह मर रहे हैं। ये लोग आपस में लड़ मर रहे हैं। ये जितने आतंकवादी हैं ये सब गैंग वॉर में आपस में लड़ मर रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि उसकी हत्या गैंग वॉर में हुई है। उसकी हत्या की जिम्मेदारी भी ले ली है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ले ली है। कह रहा हूं ना, ये सब आपस में लड़ मर जाएंगे। ये सब मरेंगे आपस में लड़ मर कर। लॉरेंस बिश्नोई खुद इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। ये भी समझिएगा इस फैक्ट को। मतलब जिस समय ट्रूडो भारत पर, मतलब ऐसे कह रहे हैं कि भारत ने घर में घुसकर मारा, उसी समय एक और खालिस्तानी समर्थक, भारत का दुश्मन, गैंगस्टर सुक्खा मारा गया। अब हमें नहीं पता, देखिए वाकई लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की है या नहीं, या वो सिर्फ क्रेडिट लेना चाहता है, हमें नहीं पता।
लेकिन हमें यह पता है, देखिए, कि एक और खालिस्तानी अपने अंजाम तक पहुंच गया है। बहुत अच्छी खबर है। निज्जर, सुक्खा, जगह जगह मर रहे हैं सारे आतंकवादी। और बड़ी बात यह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बिना किसी पुख्ता सबूत के कह दिया था कि 18 जून को मारे गए खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ था। भारत ने कनाडा की जमीन पर घुसकर उनके नागरिक को मारा। नागरिक मतलब आतंकवादी, उनके लिए नागरिक है, आतंकवादी है, मर गया, आपस में मरे हैं लोग। यह बात अलग है कि जो कनाडा का नागरिक था वो भारत की मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की सूची में जारी था। अब ऐसी एक सूची में शामिल सुक्खा के मारे जाने के बाद कनाडा अपने देश में अपराधियों के बीच चल रहे गैंग वॉर पर फोकस करेगा, या फिर मतलब इसके भी तार वो भारत से जोड़ने की कोशिश करेगा कि इसको भी भारत ने मार दिया। वो कहेगा इसमें भी भारतीय एजेंट्स का हाथ था। सुक्खा में मामले में भी कह देगा शायद कि भारत ने यहां पे भी घुसकर मारा, पहले भारत ने घुसकर मारा, दोबारा भारत ने घुसकर मारा, हो सकता है वो कह दे। लेकिन आज भारत ने एक बात तो साफ कर दी कि जो देश भारत के दुश्मनों को पनाह देगा उन्हें संरक्षण देगा। आज का भारत उस देश को ना सिर्फ सार्वजनिक तौर पर शर्मिंदा करने की हिम्मत रखता है, बल्कि यह बताने की भी अगर भारत का साथ चाहिए तो आतंकवादियों का साथ छोड़ना होगा। समझ लीजिए ट्रूडो साहब। इसी संबंध में आज विदेश मंत्रालय ने कुछ महत्वपूर्ण फैसलों से अवगत कराया। सुन लीजिए, आज की बहुत बड़ी खबर है, आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा फैसला यह कि अभी कुछ समय तक भारत कनाडा के नागरिकों को भारत का वीजा नहीं देगा। ये बहुत बड़ी खबर है। कनाडा के नागरिक भारत नहीं आ पाएंगे, नो वीजा, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा, भारत में मौजूद कनाडा के दूतावास में राजनयिकों की संख्या घटाई जाएगी, क्योंकि कनाडा में जो भारत का दूतावास है ना, वहां राजनयिकों की संख्या भारत में मौजूद कनाडियाई राजनयिकों से कम है। और भारत चाहता है कि भाई एक संख्या बराबर हो, जितने आपके हमारे यहाँ हमारे उतने वहां हो। यानी आने वाले दिनों में कनाडा के कई राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत के कई बार कनाडा को उसकी धरती पर मौजूद आतंकवादियों के बारे में सबूत दिए गए, डॉजियर दिए गए। कई बार कार्रवाई करने के लिए कहा गया कि आपके यहाँ के आतंकवादी भारत में आतंकवाद एक्सपोर्ट कर रहे हैं, संभालिए, आपकी जमीन है। लेकिन कनाडा ने ना तो कोई कार्रवाई की और ना ही आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की और ना ही भारत के साथ इन आतंकवादियों से जुड़ी कोई जानकारी साझा की। Canada and its growing reputation as a place, as a safe haven for terrorists, for extremists and for organized crime, and I think that's a country that needs to worry about it. हमारे जो कनाडा में हाई कमिश्नर और कॉन्सुलेट्स हैं, उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं उसको आप जानते हैं। इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उससे डिसरप्शन आई है। इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीजा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे। वेरी स्पेसिफिक एविडेंस अबाउट क्रिमिनल एक्टिविटीज बाय इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन कैनेडियन सॉइल हैज बीन शेयर्ड विद द कैनेडियन अथॉरिटीज ऑन अ रेगुलर बेसिस बट नॉट बीन एक्टेड अपॉन। We had informed, or we have informed the Canadian government that there should be parity of strength and rank equivalence in our diplomatic presence, or mutual diplomatic presence. We think that the numbers are much higher, and those details are being worked out, and we think that hence the number there'll be reduction. So yes, I presume this is pursuant to our conversation or request. अच्छा, एक बार तुलना भी कर लीजिए, समझ लीजिए कनाडा का खड़ा है, भारत का खड़ा है। कनाडा इस समय दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 9वीं। भारत कहां है? भारत देखिए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत, हम हिंदुस्तान। भारत जल्दी दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मतलब आकार में भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश और आबादी में पहले नंबर, जबकि कनाडा आकार में दुनिया का 2रा सबसे बड़ा देश है और आबादी के मामले में 37वें नंबर पर है। ये देखिए आप, कनाडा में 3 करोड़ 82 लाख लोग रहते हैं। 3 करोड़ 82 लाख, मतलब सोचिए जो भारत की राजधानी दिल्ली की आबादी से थोड़ा ज्यादा है। और भारत है भाई, ये नया भारत। कनाडा में 4% आबादी भारतीय लोगों की है और कनाडा में भारत से गए 3 लाख से ज्यादा छात्र वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर भारत और कनाडा के संबंध और ज्यादा बिगड़े और कहीं भारत ने फैसला ले लिया तो वो अपने छात्रों के कनाडा जाने यानी कि पढ़ाई करने पर अगर रोक लगा देता है तो आपको पता है क्या होगा?
कनाडा की अर्थव्यवस्था को भारी चोट पहुंचेगी। समझ लीजिए, यह धमकी नहीं है, यह आर्थिक स्ट्राइक की बात है। कनाडा में करीब 8 लाख, कितने? 8 लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं, जिसकी वजह से कनाडा को हर साल करीब $30 बिलियन यानी कि 2,49,000 करोड़ की कमाई होती है। 2.5 लाख करोड़ कह लीजिए। यह कनाडा के रक्षा बजट से बस $6 बिलियन कम है। और इन 8 लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से 40% यानी कि 3,19,000 अकेले भारतीय हैं। यानी भारतीय छात्रों का कनाडा की अर्थव्यवस्था में योगदान करीब 1 लाख करोड़ रुपए है। ये भारतीय कनाडा की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए कनाडा के नागरिकों की तुलना में 3 गुना ज्यादा फीस चुकाते हैं। यानी कनाडा का प्राइवेट शिक्षा वाला पूरा सिस्टम इन्हीं भारतीय छात्रों पर टिका हुआ है। इतना ही नहीं, ये भारतीय छात्र वहां पर घर भी किराए पर लेते हैं। बिल्कुल, कर्ज के जाल में फंसे कनाडा के लोगों के लिए ये आमदनी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। भारतीय छात्रों का कनाडा जाना बंद हुआ अगर, तो कनाडा के लाखों लोग अपने घर का कर्ज भी नहीं चुका पाएंगे। कनाडा की गिग इकोनॉमी, GIG गिग इकोनॉमी भी भारतीय छात्रों पर बहुत हद तक निर्भर है, भारत पर। गिग इकोनॉमी का अर्थ उन लोगों से है जो पार्ट टाइम फूड डिलीवरी करते हैं। गिग इकोनॉमी, कैब्स चलाते हैं, पार्सल डिलीवरी करते हैं, छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब करते हैं। इतना नहीं, कनाडा की मूल आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है और कनाडा को भारत जैसे देशों से ना सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है, बल्कि कनाडा चाहता है कि वहां पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्र पढ़ाई के बाद वही नौकरियां करके कनाडा की अर्थव्यवस्था में योगदान करें। भारत की जरूरत, मतलब भारत से ज्यादा कनाडा को भारत की जरूरत है। लेकिन अब कनाडा में फंसे भारतीय और वहां पढ़ाई कर रहे छात्रों के बीच डर का माहौल है, क्योंकि कनाडा में आतंकवादी फल फूल रहे हैं, वहां उन्हें संरक्षण मिल रहा है, संगठित अपराध तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे देश में खुद को असुरक्षित ही महसूस करेगा। और कई लोग तो ऐसे भी होंगे जो कनाडा छोड़ने का मन बना लेंगे या फिर कनाडा जाने की योजना रद्द कर देंगे। और इनका सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा? सिर्फ कनाडा को होगा। और शायद कनाडा रेडी आतंकवाद के संरक्षण की कीमत और अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए तैयार है। देखिए, अच्छी बात यह है कि ट्रूडो के आरोपों और खालिस्तान के मुद्दे पर विदेश में रहने वाले सिखों और भारतीय समुदाय के लोगों ने कनाडा को आईना दिखाया है। सिख फॉर अमेरिका के चेयरमैन जसदीप सिंह ने नेटवर्क 18 के साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि भारत पर यह आरोप एक साजिश के तहत लगाए गए हैं, क्योंकि कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार खालिस्तानियों के समर्थन से चल रही है, इसलिए वो इस तरह की बचकानी बातें कर रही है। और यही गलती दोहरा रहे हैं जो जस्टिन ट्रूडो के पिता ने प्रधानमंत्री रहते हुए खालिस्तान का समर्थन देकर की थी। सुनिए एक एक शब्द को बहुत ध्यान से। वहाँ पे काफी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो उनकी पार्टी के हैं, जिनकी सपोर्ट से ट्रूडो की सरकार है। और जगमीत सिंह के पिताजी जो थे वो पहले 90 के और 80 के दशक में खालिस्तानी ग्रुप्स के साथ इन्वॉल्व थे और ये उन्हीं की वजह से ये सारा जो है अभी वोटों के लिए अपनी सरकार बचाने का काम चल रहा है। और इसके लिए अनफॉर्चुनेटली जो मिनॉरिटी कम्युनिटी है, जो सिख कम्युनिटी, इसको फिर से एक मोहरा बनाया जा रहा है। और ये बहुत ही जैसे मैंने पहले भी कहा, हम इसे कंडेम करते हैं। अगर उनके पास कोई सबूत हो तो हमें जरूर दें कि अगर ये इसमें भारत का हाथ था, पर अभी तक उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया, ना ही उन्होंने इसे अभी तक तो सिर्फ क्रेडिबल एलिगेशन कह के और इसे उन्होंने कहा है। और ये हमारे हिसाब से ये बिल्कुल जो भारतीय समुदाय है उसको डिवाइड करने की कोशिश की गई। देखिए, हमने ये पहले भी कई बार कहा है और आज भी कहना चाहते हैं कि खालिस्तानी देशभक्त सिख कौम का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये क्या ना, ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलते हैं, जिनका धर्म सिख धर्म से कोई लेना देना नहीं, और कनाडा, पाकिस्तान, ब्रिटेन जैसे देशों में बैठकर पैसे के लिए भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। धर्म के लिए नहीं, पैसे के लिए। सिखों ने इस देश के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं और देश उनकी ये कुर्बानियां कभी नहीं भुला सकता है। एक खुददार, ईमानदार और देशभक्त कौम कभी भी देश का नुकसान नहीं होने देगी। दुनिया भर में मौजूद सिख खालिस्तान का विरोध करके बार बार ये मैसेज दे रहे हैं, इसलिए मैसेज लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। देखिए, भारत ने भले ही आज कनाडा पर आतंकवादियों को शरण देने का जो आरोप लगाया ना, लेकिन इस मामले में कनाडा का इतिहास बहुत काला रहा है। कनाडा आज से नहीं बल्कि 1980 के दशक से आतंकवादियों, चरमपंथियों को शरण देता रहा है। मैंने कहा ना कि
अब जो मैं आतंकी चरित्र आपको कनाडा का बताऊंगा ना, आपको इमरान खान मासूम लगने लग जाएगा ट्रूडो या कनाडा की तुलना में। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। 2004 में कनाडा के ही एक इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार स्टुअर्ट बेल ने एक किताब लिखी थी, कोल्ड टेरर। ठीक, शीर्षक था कोल्ड टेरर, हाउ कनाडा नर्चर्स एंड एक्सपोर्ट्स टेररिज्म अराउंड दी वर्ल्ड। यानी कैसे कनाडा ना सिर्फ आतंकवाद को पालता पोसता है बल्कि पूरी दुनिया में उसका एक्सपोर्ट करता है। अब ऐसे आरोप तो आपने सिर्फ पाकिस्तान जैसे देशों के बारे में सुने होंगे, लेकिन स्टुअर्ट बेल अपनी किताब में दावा करते हैं कि कनाडा यह काम लंबे समय से करता आया है। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि सबसे पहले आर्मेनिया के आतंकवादियों ने कनाडा को सुरक्षित ठिकाने के तौर पर चुना। वो खुद दावा कर रहे हैं, ये आपके सामने चल भी रहा है उनकी किताब के कुछ अंश। इसके बाद खालिस्तानियों को समझ आया कि कनाडा उनके लिए सुरक्षित रहेगा, और फिर कनाडा में ही रहने वाले खालिस्तानी आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस के कनिष्क विमान को अटलांटिक महासागर के ऊपर बम से उड़ा दिया। इसके बाद मध्य पूर्व के आतंकवादियों को अपनी गतिविधियों के लिए कनाडा की अहमियत समझ आई, और फिर फिलिस्तीनी आतंकवादियों और लेबनान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने कनाडा में सुरक्षित जमीन तलाशी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये स्टुअर्ट बेल ने अपनी किताब में लिखा है, जो खुद कनाडा ही है। 1997 में फिलिस्तीन का एक आतंकवादी गाजी इब्राहिम अबू, जो कनाडा में बस चुका था, वो कनाडा के रास्ते अमेरिका में दाखिल हुआ। वो अमेरिका के ब्रुकलिन शहर के मेट्रो स्टेशन पर बम धमाका करना चाहता था, लेकिन अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों से उसे एक दिन पहले न्यूयॉर्क से पकड़ लिया गया। इससे पहले 1994 में अहमद रेसाम नाम का एक अल्जीरियाई आतंकवादी कनाडा में फेक पासपोर्ट के सारे दाखिल हुआ। उसे पकड़ लिया गया। उसने इमिग्रेशन अधिकारियों को झूठी कहानी सुनाई और शरण मांगी। असाइलम के लिए उसकी एप्लीकेशन स्वीकार कर दी गई। 3 साल तक कनाडा की सरकार ने उसका भरण पोषण किया। मजे की बात जानते हैं क्या है? मजे की बात यह है कि 1998 में अहमद रेसाम नकली पासपोर्ट के दम पर कनाडा से अफगानिस्तान पहुंच गया। वहां अलकायदा के आतंकवादियों के साथ ट्रेनिंग ली, वापस कनाडा आया। उसने अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट को उड़ाने की योजना बनाई। एक कार में बम फिट करके वो लॉस एंजलिस के बंदरगाह तक भी पहुंच गया, लेकिन अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने उसे पकड़ लिया। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान रेसम ने कनाडा में कई अपराध किए, लेकिन वो कभी पकड़ा नहीं गया। स्टुअर्ट बेल कहते हैं कि 1998 आते आते कनाडा में दुनिया का लगभग हर बड़ा आतंकवादी संगठन किसी ना किसी रूप में मौजूद था। आतंकवाद का सबसे बड़ा एपी सेंटर 1998 में, यह दावा स्टुअर्ट बेल कर रहे हैं अपनी किताब में, कनाडा बन चुका था। मैं कह रहा हूं आपको तो इमरान मासूम लगेगा, आतंकिस्तान का आतंकी चरित्र फीका लगेगा ये कहानी पढ़ने के बाद। इतना ही नहीं, 2002 में अफगानिस्तान में एक आतंकवादी के घर से ना अब्दुल रऊफ बिन हबीब नाम के एक आतंकवादी के कुछ वीडियो टेप्स मिले, जिसमें वो आतंकवाद के नाम पर शहीद होने की कस्में खा रहा था। वो अब्दुल रऊफ भी कनाडा का नागरिक था। स्टुअर्ट बेल अपनी किताब में दावा करते हैं कि उसने 9/11 के आतंकवादियों के साथ ट्रेनिंग ली थी। ये कनाडा का 9/11 कनेक्शन भी सुन लीजिए। दावा है स्टुअर्ट बेल का अपनी किताब में कि उसने 9/11 के आतंकवादियों के साथ ट्रेनिंग ली। इसी तरह से कनाडा का एक और नागरिक अमीर अल माती भी अलकायदा का सहयोग करने के आरोप में पकड़ा गया था। वो एक लाइसेंसी पायलट था और उसका सपना था किसी विमान को अमेरिका में क्रैश कराना, जैसा 9/11 के आतंकवादियों ने किया था। अब आप सोच रहे होंगे ना कि भाई कनाडा अमेरिका का पड़ोसी देश है, दोनों के संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत मधुर हैं। कनाडा नेटो का भी सदस्य है, लेकिन यूरोप के बहुत सारे देशों के साथ उसकी दोस्ती बड़ी पक्की है। भारत के साथ भी कनाडा के संबंध अच्छे रहे। तो फिर इन देशों के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकवादी इतनी आसानी से कनाडा में अपना बेस कैसे बना लेते हैं? मतलब सारे कनाडा पहुंच जाते हैं सारे आतंकवादी कैसे? इसका जवाब यह कि कनाडा, मतलब आप सोचिए, मानवता की आड़ में किसी को भी अपने देश में घुसने देता है, असाइलम। अब आपको कनाडा के दरवाजे पर जाकर कहना है कि आपको अपने देश में खतरा है, मतलब क्या आपको वहां जाना है? कहना है कि आपको आपके देश में खतरा है, आपका पासपोर्ट नकली हो, आप अपराधों में लिप्त रहे हो, आपको भले ही कोई दूसरा देश अपने यहां कदम भी ना रखने दे रहा हो, लेकिन कनाडा में आपका स्वागत है। लेकिन खुद को मानवाधिकारों का चैंपियन बताने वाला कनाडा कैसे दूसरे देशों की संप्रभुता के लिए खतरा बन जाता है, उसे शायद यह बात समझ में नहीं आती है। और क्या जस्टिन ट्रूडो की सरकार, सवाल अब है, क्योंकि सवाल पन्नू को लेकर भी है,
पन्नू जैसे खालिस्तानी आतंकवादी और कनाडा में छिपे पंजाबी मूल के गैंगस्टर्स के इशारों पर क्या काम कर रही है? क्या जस्टिन ट्रूडो ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए कनाडा की साख को दांव पर लगा दिया है? कनाडा सरकार किस तरह आतंकवादियों की हिमायत कर रही है, उसे देखकर तो लगता है कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंकवादियों की लिखी स्क्रिप्ट पर काम कर रही है। 7 समंदर पार कनाडा में गैंग वॉर। हमारा रिकॉर्ड के मुताबिक इनके खिलाफ करीब 15-16 केसेस रजिस्टर्ड हैं और ये काफ़ी अरशद के क्लोज रहता है। कनाडा में पंजाब के अंडरवर्ल्ड का राज। वोटों के लिए अपनी सरकार बचाने का काम चल रहा है और इसके लिए अनफॉर्चुनेटली जो मिनॉरिटी कम्युनिटी है, जो सिख कम्युनिटी, इसको फिर से एक मोहरा बनाया जा रहा है। ट्रूडो बने मेजबान, कनाडा में आतंकी मेहमान। Vast majority of our Canadian Sikh brothers and sisters do not support Khalistan movement. कनाडा में खुलेआम हो रहा है गैंग वॉर। गलियों में गोलियां चल रही हैं। क्या ट्रूडो के देश में अब गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकियों ने सरकार का टेक ओवर कर लिया है? कनाडा में गैंगस्टर खुलेआम हथियार लहरा रहे हैं और जिसे चाहे उसे निशाना बना रहे हैं। दविंदर बम्बीहा गिरोह के सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनीके, जिसकी तलाश में भारतीय एजेंसियां खाक छान रही थी, कनाडा की जमीन पर उसी मोस्ट वांटेड सुक्खा के सीने में 20 गोलियां उतार दी गईं। गैंगस्टर सुक्खा की मौत की सुपारी लेने का दावा लॉरेंस बिश्नोई ने लिया। इसी बिश्नोई गैंग ने 1.5 साल पहले पंजाब के मनसा में द लास्ट राइड के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी थी। मूसेवाला की हत्या के बाद गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बीहा गैंग के बीच ऐसी गैंग वॉर शुरू हुई जो 1.5 साल बीत जाने के बाद भी जारी है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब ये गैंग वॉर 7 समंदर पार कनाडा में भी पहुंच गई है। आलम यह है कि ट्रूडो राज में खालिस्तानी आतंकियों की शह पर ये गैंगस्टर इतने बेलगाम हो चुके हैं कि जब चाहें और जिसे चाहें उसे मार रहे हैं। खबर के मुताबिक सुक्खा दुनेके को गोली मारने से पहले शूटर ने उससे कहा, तूने गोल्डी के भाई गुरलाल बरार की हत्या करवाई है, तेरा पूरा हाथ था। मोगा जिला का दुनेके पिंड का रहने वाले हैं और ये काफ़ी समय से कनाडा में बाहर ने और मोस्टली इनकी परिवार में भी बाहर ने और हमारा इंफॉर्मेशन के मुताबिक इनकी मदर और सिस्टर वो भी इनके साथ ही कनाडा में हैं और ये हमारा रिकॉर्ड के मुताबिक इनके खिलाफ करीब 15-16 केसेस रजिस्टर्ड हैं और ये काफ़ी अरशद के क्लोज रहता है। सुक्खा दुनेके की हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बरार गैंग ने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर ली। लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी पोस्ट में लिखा कि कनाडा के विनीपेग शहर में सुक्खा दुनेके को हमने मारा। ये नशे के आदी हैं और इसके लिए लोगों के घर उजाड़े। गुरलाल बरार, विक्की मिद्दू खेड़ा और संदीप नांगल की हत्या इन्होंने करवाई। इन्हें इनके पापों की सजा जरूर मिलेगी। दुनिया के किसी भी देश में छिपो, हम छोड़ेंगे नहीं। From our side, very specific evidence about criminal activities by individuals based on Canadian soil has been shared with the Canadian authorities on a regular basis, but not been acted upon. हैरानी इस बात की है कि गैंग वॉर कनाडा की सरजमीन पर हो रही है। गैंगस्टर एक दूसरे को कनाडा में मार रहे हैं, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आरोप भारत पर लगा रहे हैं। हालांकि अपने बयान पर वो अपने ही घर में घिर गए हैं। ये जो बयान के पीछे बिल्कुल हमें एक तो जो वहाँ पे जगमीत सिंह करके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो ऑपोजिशन पार्टी में है और उनकी वहाँ पे काफी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो उनकी पार्टी के हैं जिनकी सपोर्ट से ट्रूडो की सरकार है। और जगमीत सिंह के पिताजी जो थे वो पहले 90 के और 80 के दशक में खालिस्तानी ग्रुप्स के साथ इन्वॉल्व थे और ये उन्हीं की वजह से ये सारा जो है अभी वोटों के लिए अपनी सरकार बचाने का काम चल रहा है।
कनाडा में गैंग वॉर की एक बड़ी वजह है SFJ यानी सेक्स फॉर जस्टिस का चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू। पन्नू ही खालिस्तान के नाम पर कनाडा में सिख समुदाय को भड़काने में लगा हुआ है। लेकिन हैरानी इस बात की है, जो आतंकी हिंदू समुदाय को धमकी देता है वो खुद बॉडीगार्ड्स के साये में घूमता है। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि पन्नू खुद इतना डरा हुआ है कि वो बिना बॉडीगार्ड्स के किसी से भी नहीं मिलता है। अभी 24 घंटे पहले पन्नू ने कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को एक धमकी भरा वीडियो जारी कर उन्हें कनाडा छोड़कर चले जाने की धमकी दी थी। यहाँ पे 8 लाख सिख रहते हैं जो कि यहाँ पे भारत से आए हुए हैं। उनमें से बहुत ही कम गिनती के लोग हैं जो खालिस्तान की विचारधारा से शामिल होते हैं। और आप देखिए, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, जब भी प्रोटेस्ट होते हैं या कोई एम्बेसियों के बाहर जब भी प्रोटेस्ट होते हैं भारत की, तो गिनती के 50 या 100 लोग होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। Vast majority of our Canadian Sikh brothers and sisters do not support Khalistan movement. Most Sikh Canadians may not publicly condemn the Khalistan movement for several reasons, but they are deeply connected to the Hindu-Canadian community. Canadian Hindus and Sikhs are connected through family relationships and shared social and cultural ties. न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कनाडा में जारी गैंग वॉर दरअसल कनाडा के गुरुद्वारों में वर्चस्व की जंग का नतीजा है और ये जुलाई 2022 में रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या से शुरू हुई। 18 जून को सरे में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भी इसी गैंग वॉर का नतीजा थी। चूंकि ट्रूडो सरकार में कुछ खालिस्तानी समर्थक हैं, लिहाजा ट्रूडो इस गैंग वॉर पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।